So hello everyone, welcome to Mathematica. I hope I am properly audible. तो आज हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि CDS में आए हुए हैं, CDS 2020. ओके, और मोस्ट प्रोबेबली इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे. पार्ट 1 में आपका CDS 1 के क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में CDS 2 के. ओके, सो लेकिन इस पार्ट में जो कि आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पार्ट में हम पार्ट CDS 2 के क्वेश्चन पहले करने वाले हैं. ठीक है, तो CDS 2 के क्वेश्चन आप हम पहले करेंगे और अगले वीडियो में आपको CDS 1 के 2020 के क्वेश्चन मिलेंगे. एंड ओनली ज्योमेट्री, हम पूरा फोकस करेंगे ओनली ज्योमेट्री क्वेश्चंस पे. ठीक है, वो सभी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं. ओके, तो चलिए हमारे सॉल्यूशन पे हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं. ठीक है, जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे करने का. ठीक है, और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मैं समझूंगा आपको ज़रूरत है इस बार के लिए, वो मैं आपको देता रहूँगा. ठीक है, मेरा ऑलवेज एम्फेसिस होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी CDS इज़ ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किया है बिना रटे, डेफिनेटली आपका अच्छा पेपर जाना ही जाना है. ABC is a right triangle inscribed in a semicircle of diameter AB. So let me make a semicircle. कुछ इस तरह से सेमीसर्कल होगा, इसका डायमीटर AB है. ABC एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा. मान लेते हैं हम इस तरह से ये C ले लेते हैं. और आपको पता होगा डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाता है. ठीक है, डायमीटर से जब भी एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा. तो बोलता है व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज cos A प्लस बी. तो याद रहे, अगर ये 90 है तो इस एंगल का और इस एंगल A एंगल और B एंगल का सम अपने आप आपको दिखेगा. एंगल A प्लस एंगल B का सम 90 अपने आप आपको दिखेगा. तो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है cos 90 प्लस साइन 90 कितना होने वाला है. तो मैं आपको बता दूं साइन 90 तो 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो 1 प्लस 0 आपका आंसर D होगा. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अगले पे बढ़ रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इन रेडियन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन. ठीक है, रेगुलर पेंटागन का जो है इंटीरियर एंगल क्या होगा रेडियन में. रेडियन में पूछे या डिग्री में पूछे, पहले हम डिग्री में निकाल लेते हैं. एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, 180 इंटू एन माइनस 2 इंटू ये होता है, ये फॉर्मूला होता है किसी भी कह सकते हो आप इंटीरियर एंगल का पता करने का. और एक्सटीरियर एंगल का होता है 360 बाई एन. ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का. याद रहे, हमें इंटीरियर पूछा, हम इंटीरियर कर लेते 180 इंटू, क्योंकि ये पेंटागन है वो 5 साइड का होता है पेंटागन, बाई 5. यहाँ आपको देखेगा पाई इंटू 3 बाई पाई नहीं सॉरी 180 इंटू 5. और अगर आप 180 को मैं रेडियन की भाषा में बोलूँ तो ये 3 पाई बाई 5 आपको पहले ही दिखने लग गया होगा, आंसर सी हो जाएगा. लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा, मैं आपको बता दूं कैसे करना है. यहाँ से भी और आगे सॉल्व करके ये 5 से 36 टाइम जाता है, यानी कि 108 डिग्री होता है. ठीक है, 36 3 जा यस 108 डिग्री. ना 108 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखा जाए, पाई बाई 180 से कर देंगे. ठीक है, ये 12 15 जा होता है और ये 12 9 जा, ये 3 से जाएगा और फिर से ये 5 से, तो 3 पाई बाई 5 आपको वैसे भी दिख रहा है. ठीक है, तेज करना है बस, कैलकुलेशन तेज रखोगे तो सारा काम ठीक रहेगा. ये बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द एंगल इज 15 डिग्री एंड द सम ऑफ द एंगल्स इन रेडियन इज 5 पाई बाई 12. अरे भाई 5 पाई बाई 12 का पता करना पड़ेगा. पाई को 180 रख दो और इसको ऐसे कर दो, ये हो जाएगा 1575. ठीक है, तो ये सिंपली बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स, दो एंगल एक्स प्लस वाई रखो, वो उनका सम तो 75 है और डिफरेंस जो है वो 15 है. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो 75 में 15 निकाल दो, बचा कितना 60. 60 को आधे आधे कर दो 30 30. अब जो बड़ा है उसको 15 दे दो, यानी कि 45 और एक 30. इस तरह से कर सकते हैं. नहीं तो आपको जैसा पता होगा एक बार प्लस करके, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, दोनों को प्लस करके आता है 90, डिवाइड बाई 2 होता है 45.
और एक बार दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दो। दोनों को माइनस किया तो 60/2 30 डिग्री। ये तरीके होते हैं, छोटे छोटे तरीके हैं, जो आपका थोड़ा समय तो बचाते ही हैं, और जितना आप समय बचाओगे उतना आपका फ़ायदा। तो ये दिख रहा होगा, दोनों एंगल, एक है 45 और एक है 30। तो ये बोल रहा है द बिगर एंगल इज k टाइम्स द स्मॉलर एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो 30 में कुछ मल्टीप्लाई करके, एक मिनट, द बिगर एंगल इज k टाइम्स द स्मॉलर एंगल। तो बिगर एंगल में k मल्टीप्लाई करूं तो स्मॉलर एंगल बनता है। तो ये कितना होना चाहिए? k टाइम्स द स्मॉलर एंगल का मतलब इधर होता है, सब भाषा का खेल है, k टाइम्स द स्मॉलर एंगल। तो नेचुरली 30 इंटू ये 3/2 करना पड़ेगा, तभी ये आएगा आंसर। तो 3/2, यस, आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है। ओके, रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन अ सर्कल, व्हाट इज द रेडियस शुड। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा। ए रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन अ सर्कल, व्हाट शुड बी, sorry, what radius should be used if the track is to change direction 42 degree in the distance of 44 मीटर। तो ट्रैक तो सर्कुलर है क्योंकि ये कर्व बोलता है। आपको हमेशा याद रखना है एक फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, और एंगल रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, ये रेडियन वाली बात बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहती, कुछ लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा तो वो रेडियन में कन्वर्ट करना भूल जाएंगे, हालांकि ऑप्शन ऐसे नहीं दिए हैं, तो फंसोगे नहीं आप। एंगल कितना है 42 डिग्री, आर्क है 44 मीटर का, और रेडियस आर चाहिए। और क्योंकि मैंने बोला डिग्री में नहीं रखना है, इसको रेडियन में रखना है, पाई/180 रखना है, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22.5 डिग्री देता है, तो इसको भी 22/7 कर दिया हमने। अब सीधा काम है मल्टीप्लाई डिवाइड का, 7 6 जा 42 होता है, 22 को ये 2 टाइम्स कट कर देगा, और 6 जो है इससे 30 टाइम्स चला जाता है। रेडियस लेफ्ट हैंड साइड आके आर 60 मीटर आएगा आपको, 30 इंटू 2 60। ठीक है, आंसर हो गया ए। आई होप समझ में आया होगा आपको, इतना मुश्किल नहीं है, इजी ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल बी इज 90 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और जैसा बोलता है वैसा कर देते हैं। ये ABCD, ठीक है, तो ABCD है, यहाँ पर एक ही कंक्लूसिव चीज़ है कि B जो है वो 90 डिग्री है, और यहाँ पर लिखता है AB² + BC² + CD² - AD² इज 0। ओके, तो एक काम करो, AB² + BC², तो आपको दिख रहा होगा AB² + BC², सिंपली AB² + BC² जो है, क्या ये AC² है? क्यों? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम से AB² + BC² जो है वो AC² के बराबर है। तो इस चीज़ के बदले तो AC² लिखा जा सकता है। तो ये हो गया AC² + CD² - AD² इज इक्वल टू 0। अब AD² को उस तरफ ले जाओ, ये आ जाता है। ठीक है, तो AC² + CD² बराबर है AD² के। तो इसका मतलब ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन तो रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर फॉलो हो रही है तो ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है ना, यही एंगल है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ये AD है। यहाँ देखो हाइपोटेन्यूज AD है, AD के अपोजिट वाली जो एंगल है वो 90 डिग्री होगी। पूछता क्या है? ACD एंगल ही पूछ रहा है 90 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, नहीं समझ में आया पीछे जाके फिर से एक बार देखो, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ठीक है, SSC के एग्जामों में भी काफ़ी आ रहा है। इन ट्राइंगल ABC, AC इज 12, AB इज 16। ये एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, AC कितना है 12 बोलता है, AB
16 बोलता है AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर है AD, तो ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है। BD4 है देता है, तो DC कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आपको पक्का पता होनी चाहिए और आप पता भी रखें, ठीक है, कि जब कभी भी एंगल बाइसेक्टर, याद रहे एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जब कभी भी आपको एक साइड पे आता हुआ ड्रॉप होकर दिखेगा, तो आप हमेशा याद रखना AB उसी रेशो में होगा जिस BD जिस रेशो में होगा, या मैं यहाँ लिख देता हूँ AB बाई AC, इनका रेशो वही होगा जो BD बाई DC का होगा। आपको इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये और इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। इस रेशो का आपको पूरा ख्याल रखना है। और एंगल जो है, एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। प्लीज़ इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगर ऐसी बात है, ए बी कितना है, इसी यहीं फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 16, ए सी कितना है 12, बी डी है 4 और ये है एक्स मान लो, है ना। तो ये तो इसको 4 से कट कर रहा है और ये इसको 3 से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स जो है वो 3 है, एक्स जो है वो 3 है, 3 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही ज़रूरी है, और खासकर ये वाली थ्योरम, ठीक है। और ये सिर्फ एंगल बाइसेक्टर में ही होगा, याद रहे, हर जगह नहीं लगाना। हाँ जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बोलता है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABCD कट द सर्कल PQRS रेस्पेक्टिवली। चलो सर्कल पे, अब यहाँ पर देखो कुछ लोग इसको थोड़ा गलत तरह में बना लेते हैं, डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये बोलता है कि ABCD जो है ये एक ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल है, कोई दो राय है ही नहीं इसमें। ये मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल ए जो है, एंगल ए बाइसेक्टर P पे मिल रहा है, कहाँ पे, सर्कल पे। याद रहे कट द सर्कल, सर्कल पे आके कट कर रहा है। B जो है वो कहाँ कट कर रहा है, Q पे। C जो है वो कट करेगा R पे, C कट कर रहा है R पे, इस तरह से R पे, ओके। और क्या है, S नहीं, D कट करेगा S पे, D जो है वो कट कर रहा है S पे। तो अब जरा आप देखो, इसको भी मैं अगर जोड़ दूं, इसको भी मैं एक जोड़ दूं इस तरह से, अब आपको इनके बाइसेक्टर से एक नया ट्रायंगल, एक नया क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख गया, और आपको ये भी दिख गया होगा कि PQRS इज अगेन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलो PQRS साइक्लिक है कि नहीं है, बिल्कुल साइक्लिक है, ठीक है। और अगर PQRS साइक्लिक है तो ध्यान से एक चीज़ आपको देखनी है कि ये बोल रहे हैं PQR कौन सा एंगल है, ये एंगल है PQR, और RSP यस। तो आपको पता होगा कि ये एक आपको ऑपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, और अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम 180 होता है। तो ये सम ही पूछ रहा है, सम कितना होगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी 180 डिग्री। इसमें था कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करके आपसे डायग्राम बनवा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप, और आप में आपको ये कट द सर्कल याद रखना है, कुछ लोग इसको PQRS लिख देते हैं, अंदर वाले को PQRS लिख देते हैं, ठीक है। प्लीज़ इसका खास ध्यान रखना आपको। ओके, दिस इज गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन गुड इसलिए है क्योंकि ये है टेक्स्ट बुक से सीधा, किसकी टेक्स्ट बुक से, क्लास 10th की टेक्स्ट बुक से, ठीक है। ये बोलता है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड BC इज ट्राइसेक्टेड एट D। कोई नहीं, बना लेते हैं। although it doesn't look like equilateral triangle, तो ये ABCD एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड BC इज ट्राइसेक्टेड, तो एक साइड BC बना लेते हैं जो कि ट्राइसेक्ट हो रही है,
BC नहीं, हाँ BC is trisected at D such that BC is 3 times BD. Okay. What is the ratio of AD square plus AB square? तो भाई देखो, मैं इसको करने का आपको दो तरीका देता हूँ और मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताता हूँ जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। इसको मान लेते हैं हम मिड पॉइंट। ठीक है, यानी कि AM हम मान लेते हैं एक मीडियन है। ठीक है, मीडियन है, मीडियन यानी कि BC का मिड पॉइंट है M। ओके, अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, क्योंकि एक साइक्लिक सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मीडियन ही एल्टीट्यूड भी होता है, मीडियन ही जो है वो एल्टीट्यूड भी होता है। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में लग रहा है करके दिखाना पड़ेगा। ये A है, ये A है, तो BM A/2 है ना, BM जो है वो A/2 है। यहाँ से मुझे AM के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि AM स्क्वायर जो है वो AB का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी इतने छोटे बच्चे नहीं हो तो मैं आपको थोड़ा सा तेज करके दिखा देता हूँ। तो AM कितना हो गया, √3A/2 हो गया। AM डायरेक्टली मैंने निकाल दिया √3A/2। अब मैं घुस जाता हूँ इस छोटे से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADM में। ट्राइंगल ADM में अगर मैं घुस जाता हूँ तो देखो यहाँ पर मुझे AM पता है और मुझे DM भी पता है। अब आप बोलोगे DM क्यों पता है? भाई मुझे BD पता है। जब ये पूरी साइड अगर A है, ये पूरी की पूरी साइड एक कोने से दूसरा कोना, तो ये तो ट्राइसेक्टेड पोर्शन है ना। ट्राइसेक्टेड पोर्शन मतलब A/3 है, ये A/3। और आप ही बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक A/2 है, और अगर मैं इस A/2 में से A/3 निकाल दूं तो मुझे DM का पोर्शन मिल जाएगा, यानी कि A/2 माइनस A/3 करने पर मुझे आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये आएगा A/6। तो इसका मतलब DM जो है वो A/6 है। अब फिर से मैं इस ट्राइंगल में आ गया हूँ, ट्राइंगल ADM में, और ADM में मैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल वाली पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो आपको दिखेगा कि AD स्क्वायर जो है वो AM क्या है, AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस DM के स्क्वायर के बराबर है। AM का स्क्वायर यहाँ देख लो 3A² 4 होता है, 3A² 4 होता है। DM का स्क्वायर क्या होता है, DM का स्क्वायर A²/36 होता है, और AD का स्क्वायर हमें निकालना है। तो याद रहे AD का स्क्वायर जो है वो कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, 36 आएगा एलसीएम। ठीक है, 4 9 जा 27A² प्लस A², यानी कि 28A²। और A² ध्यान रहे A क्या है, A साइड है, यानी AB जो है मैं A ले सकता हूँ। AB इज नथिंग बट A, है ना। तो मैं इसको AB का स्क्वायर ले रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ A² आई एम टेकिंग इट AB²। ओके, AB², and instead of writing here I will write here. Okay, so it is 4 7 ja and this is 4 9 ja, so you got 7:9 ratio। 7:9 रेशो यहाँ पर है। हालांकि ये चीज़ आप एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज़ आप एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि ये तो आपका अच्छा खासा टाइम ले डूबेगा बाकी क्वेश्चन का भी। अगर आपको नहीं आता, इट्स ऑलवेज बेटर टू स्किप। ठीक है, ऑलवेज बेटर टू स्किप। आप स्किप करो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ दो, लेकिन आपके पास अगर समय बचता है तो बाद में आगे ज़रूर ट्राई करो। बाद में अगर आप आगे ट्राई कर रहे हो, ठीक है, आपका टाइम बहुत बच रहा है और आप देख रहे हो कि भाई ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तब तो करो, जो मर्जी करो, फिर तो कुछ ना कुछ तो करना ही है तब, तो ऐसे कर लो। नहीं तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये हर ट्राइंगल में काम आएगा। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ट्राइंगल। जैसा कि यहाँ पे इक्विलेटरल बोला गया, तो ज़रूरी नहीं है कि इक्विलेटरल हो। तो ये थ्योरम जो है वो इस तरह से है कि एक ट्राइंगल है ABC और ये कुछ लाइन है ना, ये मीडियन है, एल्टीट्यूड है, कुछ नहीं पता, CVN है, CVN बोलते हैं इनको। ठीक है, CEVIAN, CVN है। ठीक है, कोई भी लाइन, वो कुछ भी हो सकती है, वो हो सकती कुछ भी ना हो, बस एक लाइन हो। ठीक है, इस तरह से है, और इसका नाम कुछ दे देते हैं। ये साइड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक A है मान लेते हैं। ठीक है, ये साइड A है, यहाँ से लेके यहाँ तक
यहाँ से लेके यहाँ तक है n, ठीक है। ये ले लेते हैं c, ये ले लेते हैं b, ठीक है। तो थ्योरम कहती है, थ्योरम ये कहती है कि देखो याद होनी चाहिए, ठीक है, सी स्क्वायर इंटू एन, ठीक है, याद रहे सी स्क्वायर इंटू एन प्लस सेम वही बी स्क्वायर इंटू एम, बी स्क्वायर इंटू एम बराबर होता है किसके, ए इंटू, ए क्या है, ये रहा, ए इंटू ये ए डी जो है इसको एक्स ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एम इंटू एन। ये तो मैंने लिख दिया है आपको, अब आपका काम है इसको याद करना। लेकिन ये क्वेश्चन जनरली इस फॉर्मूले पे भी नहीं आता, ठीक है, क्वेश्चन आता है इसके इजियर वर्जन पे। मतलब अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में याद रहे सी और बी बराबर है, सी और बी बराबर है, तो सी और बी अगर बराबर हैं तो एक काम करो, इस बी स्क्वायर को ले लो बाहर, यहाँ बचेगा एम प्लस एन, है ना, और ये क्या होगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, ठीक है, ये बच जाएगा। अब यहाँ से बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर दी है कहीं, ए इधर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बी स्क्वायर एम प्लस एन आ जाएगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम्म हम्म, ओके 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 ओके, नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है। और ध्यान से देखो, ये जो बी स्क्वायर है और एम प्लस एन, ध्यान से देखो, क्या एम प्लस एन ए है, बिल्कुल ए है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एन है, आपको जो है इंटू ए भी है, ये ए इससे कट जाएगा, आपके पास सिंपली बचता है एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। तो मेरे हिसाब से ये थ्योरम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये थ्योरम जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अब आप इस क्वेश्चन को, इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करके देखो, ठीक है, इस फॉर्मूले से अगर आप करके देखोगे तो ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ m और n भी गिवन है ना, ट्राइसेक्टेड बोलता है, तो m जो है वो एक पोर्शन होगा, n दो पोर्शन होगा, ठीक है, इसको आप a/3 कह सकते हो और इसको 2a/3 कह सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन देखो, ये ज्योमेट्री उसी के समझ में आएगी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें थोड़ी बहुत जानकारी है। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी नहीं है तो यार पहले आपको ज्योमेट्री तो करनी पड़ेगी, ठीक है। जबकि मैंने आपको ये एक ऐसी थ्योरम बताई है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ये वाला वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाए तब ये बात और मज़ेदार हो जाती है, तब इजी भी हो जाती है। मेरे हिसाब से इतना बड़ा फॉर्मूले से अच्छा ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से ही आ रहे हैं आजकल। लेकिन नो वे, आप इसको भी याद रखो, सिलेक्शन के लिए आप क्यों पंगे ले रहे हो अपने, है ना, एक फॉर्मूला और सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ओके, अगला बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। तो यार आपको पता होगा कि इस तरह से अगर एक ये बना दूं मैं, और या फिर एक ऐसा ट्राइंगल बना दूं मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, सिमिलरिटी थोड़ा बहुत भी पता है तो आप ये जानते हो, कर लोगे। एक ट्राइंगल है ये इस तरह से, ये दोनों लाइन पैरेलल है और यहाँ पे भी ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ और इसको ऐसे जोड़ दूँ, तो याद रखना ये ऊपर का ट्राइंगल और ये नीचे का ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है अगर वो लाइन पैरेलल है तो। और यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो याद रहे ऊपर का ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है, ठीक है। इन दो बातों को ध्यान रखना आपको। जिनको भी नहीं थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा तो वीडियो को थोड़ा धीरे कर लो या फिर पीछे कर करके देखो, आपको 100% समझ में आएगा।
ये बोलता है डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। अब बात करो भाई क्वेश्चन की, मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी कोशिश कर रहा हूँ, दे सकूँ जितनी देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ABCD है, ठीक है। अब ये ABCD जो है, ये बोल रहा है इसके डायगोनल आपस में प्रोपोर्शनली जो है डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल डिवाइड कर दें, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ट्राइंगल AOB जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल COD से। ये O है, ठीक है, बीच में O है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये O है। अब आप ही बताओ मेरे को, अब आप ही बताओ मेरे को कि अगर ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो क्या AO बाई OC बराबर नहीं होगा BO बाई OD के? तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो सिमिलरली जो है अपना प्रोपोर्शनली जो है एक दूसरे को कट कर रहे हैं, है ना। फिर ये बोलता है एनी लॉन, तो ये तो सही है। ये बोल रहा है एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द साइड ऑफ द ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। मतलब कि एक लाइन बना दी जाए इस तरह से, एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, एक लाइन बना दी जाए इस तरह से। दिस इज द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द व्हाट कॉल्ड पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड्स हैं पहले ही, और ये भी जो है आपको पैरेलल बना के दे दिया है। दिस इज द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। अच्छा जी, देख लो, अगर मैं मान लो इसको ज्वाइन कर देता हूँ AC को, ठीक है, ध्यान रखो, ध्यान दो इधर, एक ट्राइंगल बन गया AM, इसका नाम दे देता हूँ मैं FD और यहाँ C। तो इस ट्राइंगल में अभी भी बताया कि ये दोनों साइड अगर पैरेलल हैं तो ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ट्राइंगल दोनों सिमिलर होते हैं, और अगर सिमिलर होंगे तो ये साइड उसी रेशो में डिवाइड होगी, या अगर इसको एक लाइन दूँ जिस रेशो में ये साइड होगी। तो इसका मतलब अगर ये साइड X:Y रेशो में है, तो याद रहे ये साइड भी X:Y रेशो में होगी। बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से ध्यान देंगे इधर एक बार, इस तरह से भी ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है। कैसे? ये है F, ये है N, ये है B, ये है A और ये है C। ये उल्टा बन रहा है इस बार, यहाँ पर ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। और अगर ये सिमिलर हैं तो ये ध्यान दो इधर कि ये साइड X और Y रेशो में, तो ये साइड भी X और Y रेशो में, तो ये साइड भी X और Y रेशो में होगी। तो सेम रेशो डिवाइड हो रहा है इधर भी और इधर भी। इसका मतलब हमारा दूसरा पॉइंट भी सही है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। एक बार पढ़ लो क्या है, करेक्ट पूछ रहा है बिल्कुल। यहाँ पर कभी कभी इनकरेक्ट पूछता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, गलती कर बैठेंगे, ठीक है। और जो कि अब जबकि हम यहाँ तक आ चुके हैं, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब कभी भी एक ट्रेपेजियम बनता है, यहाँ नहीं बता पाऊँगा, इस तरह से एक ट्रेपेजियम बन गया, ठीक है। और यहाँ देखने से भी पता चल रहा होगा ये दोनों साइड पैरेलल हैं, और एक साइड इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई इस तरह से बना दी जाए, ठीक है। तो याद हमेशा आपको रखना है, ABCD लिख लो पहले तो, ABCD इसको EF लिख लो, तो आपको पता चलेगा EF जो है ये हाफ है AB प्लस CD के। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, देख लो एक बार। इस तरह से ये दोनों पैरेलल साइड हैं ABCD के, और ये इस तरह से मैंने बना दिया। और इन डायगोनल के मिड पॉइंट को एक लाइन ऐसे जोड़े, अगर डायगोनल का मिड पॉइंट ये है और इस डायगोनल का मिड पॉइंट ये है, इन दोनों को अगर मैं ऐसे जोड़ दूँ और इसका नाम दूँ EF अगर, तो अब सेकेंड केस में EF जो है ये हाफ ऑफ बड़ी साइड कौन सी है, CD और AB में, CD माइनस AB होगा। इन दो को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन दो आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता दी मैंने थोड़ी सी, प्लीज़ इसको याद रहे, ठीक है, याद रखना है इसको। Yes, this is our next question. It says, ये तो easy question है, two sides of a triangle are 40 and 41.
जैसे ही मैंने देखा 40 और 41, मुझे याद आ गया कि ये एक ट्रिपलेट है। किसका? 49 और 41 का, ये एक ट्रिपलेट है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 90, तो देखो जरा 40 और 41 इनको जोड़ता हूँ तो 81 आता है, और पेरीमीटर 90 है, इसका मतलब तीसरी साइड 9 है। बिल्कुल, ये बन गया मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कुछ पर्टिकुलरली याद रख लो कि कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, उनको याद रख लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। व्हाट इज़ द एरिया? तो एरिया कुछ भी नहीं है, हाइपोटेन्यूज वाली साइड को निकाल दो, इंटू 40 इंटू 9 कर लो। ठीक है, और ये 20 इंटू 9 180 होता है। ओके, यस, दिस इज गुड क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्यों? ध्यान से देखो, ये आपका समय खराब करेगा। अच्छा, और आप तरीके ढूंढोगे कि भाई कोई तरीका मिले एग्ज़ाम में, जिस तरीके से हो जाए वही तरीका बेस्ट है। ठीक है, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस है तो सारी साइड इक्वल होगी, और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, मैं आपको बता दूं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के होते हैं, रोम्बस के तो डायगोनल इक्वल नहीं होते, रोम्बस और पैरेललोग्राम के। लेकिन रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट जरूर करते हैं, और बाइसेक्ट भी करते हैं ये दोनों, और ये साइड आपस में इक्वल होगी। ये साइड अगर ए है, क्योंकि रोम्बस है, इनकी सारी साइड तो इक्वल होने वाली है ना। ये बोलता था डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, ए सी जो है मेरे लिए D1 है, और बी डी जो है मेरे लिए D2 है। ठीक है, तो ये बोलता है डायगोनल ऑफ अ रोम्बस डिफर बाई 2 यूनिट्स, तो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस डिफर बाई 2 यूनिट्स। चलो ठीक है, एंड इट पेरीमीटर एक्सीड्स द सम ऑफ द डायगोनल बाई 6 यूनिट। इसका पेरीमीटर क्या है? 4 है। वो कितना एक्सीड करता है? किससे? सम ऑफ द डायगोनल से, D1 प्लस D2 से 6 यूनिट। अब भाई इसको करते रह जाओ, लेकिन ध्यान से सुनो, ये बन गया एक ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल नहीं, सॉरी, ये बन रहा है एक ट्रिपलेट। कैसे बनेगा ट्रिपलेट? देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाली जो साइड होगी AC, ये D1/2 होगी। अगर मैं इसको O मान लूँ तो AO क्या है? D1/2, और BO क्या है? D2/2, है ना, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से क्लियरली ये पता चल रहा है कि D1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस D2 का स्क्वायर बाई 4, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, A स्क्वायर के बराबर है इस ट्राइंगल में। ठीक है, इस ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अच्छा, लगा के क्या कर लिया? लगा के क्या फाइंड किया? कुछ नहीं फाइंड किया, कुछ नहीं काम आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, कोई ट्रिपलेट ढूंढो। ये बोलता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि दोनों में से कोई एक नंबर को तो इवन नंबर होना पड़ेगा ताकि ये 2 कट जाए, नहीं तो आंसर यहाँ कहीं ना कहीं डेसिमल में होता। डेसिमल में कोई सा भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ सही आंसर ही मिलेगा। अब आप देखो ध्यान से, अगर दोनों डायगोनल के बीच का डिफरेंस 2 है, तो आपको कोई ट्रिपलेट मिल रहा है क्या? अगर मैं सबसे छोटा ट्रिपलेट, छोटे वाले ट्राइंगल AOD में घुसूँ अगर, तो एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, बच्चे बच्चे को पता है। ये 3, ये 4, तो ये ऊपर वाला हो गया 5, तो ये भी 3, तो ये भी 4। तो अब आपको दिख रहा होगा कि AC जो है ये हो गई 6, और BD जो है ये हो गई 8, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। बिल्कुल। अब जरा यहाँ देखो, ये 5, ये 5, तो पेरीमीटर आ गया 20, माइनस ये कितना हो गया 14, ये भी सही दे रहा है भाई। बिल्कुल, हमारा जो ये ट्रिपलेट बैठा बिल्कुल सही बैठ गया। अब आप बोलोगे एग्जाम में बड़ा ट्रिपलेट पूछेगा तो हम कैसे सोचेंगे? नहीं पूछेगा भाई। क्यों पूछेगा बड़ा? आपको तंग थोड़ी करना है उसको, आपकी नॉलेज चेक करनी है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 8 इंटू 6। ठीक है, इस तरह से 48 का आधा 24 आंसर। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इज 5? ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा तेज करते हैं, लंबा होता जा रहा है वीडियो। ABC, व्हाट इज द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल? तो याद रहे, इसका मिड पॉइंट जो है रेडियस होता है सर्कम सर्कल का, इसका मिड पॉइंट ले लो, D ले लो। चलो ठीक है,
तो डी ले लो, जो मर्जी ले लो, एम ले लो, कुछ लोग बोलेंगे बी डी यहाँ पे दे रखा होगा तो यहाँ पर ये नहीं, एम तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये इसका मिड पॉइंट और इसका परपेंडिकुलर मान लो यहाँ कहीं आके मिल रहा है। अच्छे से करते हैं। तो ए एम जो है ये हो गया 5 क्योंकि ये दे रखा है। तो ए सी जो हो गया ये हो गया 10 सेंटीमीटर, है ना। और ये बोलता है एल्टीट्यूड ड्रॉन यानी कि बी डी जो है ये है 4 सेंटीमीटर का। तो अब आपको बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू 10 इंटू 4, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ये भी बन रहा है। तो ये कितना हो गया, 5 4 जा 20, आंसर हो गया ए। ठीक है, आपको बस यहीं पे यहाँ पर एक चीज़ पता कर होनी थी कि जो डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल होता है, डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल होता है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, बस। बोलते हैं ट्राइंगल वैल्यूज इन अ ट्राइंगल द वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर्स, यही है इंपॉर्टेंट। इन डिग्री मेजर व्हाट इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन, इसमें से क्या एक प्रोपोर्शन नहीं हो सकता। तो ध्यान दो, 3 2 1 यानी 6, ये 6 की वैल्यू 180, तो यहाँ पे वन एंगल की वैल्यू जो है 30 डिग्री हो जाएगी। तो तीनों एंगल जो है इंटीजर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। 3 4 7 प्लस 5 यानी कि 12 हो गया। 12 की वैल्यू 180 है, तो एक एंगल की वैल्यू जो है 15 डिग्री हो गई, तो ये भी सब इंटीजर ही बनेंगे। तो 5 6 11 7 18, तो 18 जो है 180 के बराबर है, तो 1 10 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहाँ पर 50 60 70 का एंगल बनेगा। तो ये हो गया 6। तो अब देखो साफ पता चल रहा है कि डी एंगल डी है आंसर। फिर भी देख लेते हैं, ये होता है 14 और 7 21, 21 की वैल्यू 180, तो ये आपको 1 डिग्री जो है ये आपको फ्रैक्शन में आता हुआ दिखेगा। और क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ पर ये इंटीजर वाली बात गलत ठहरा रही है। तो इसका मतलब डी हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ कैन नॉट पूछ रहा है, ये मत भूलना। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 3 तरीके हैं इसको करने के। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10, मतलब एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ जो है 10% इंक्रीज हो गई है और ब्रेथ 10% डिक्रीज हो गई है। ठीक है, देन एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल कितना फर्क पड़ेगा। चलो तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 इज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये तरीका मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो x कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। घटने वाले को माइनस लो, -10 प्लस, और हम प्लस नहीं, क्योंकि ये +10 है और ये -10 है, तो माइनस में आएगा आंसर, -100/100। ठीक है, ये तो ख़त्म, और ये हो जाएगा -1%, मतलब कि 1% कम हो रहा है। तरीका नंबर 2, ये 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 110% हो गया, और 110% को 1.1 लिख सकते हैं। 110% हो गया, और ये 10% कम हो गया, मतलब 90% हो गया। तो अब देखो 110% को मैं लिखता हूँ 1.1 इंटू, ये हो जाएगा 0.9, इनको मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, इनकी असलियत सामने आ जाएगी। ये हो जाता है 9.9, सॉरी 0.99। तो 0.99 क्या होता है, 99% होता है। इसका मतलब ये 1% डिक्रीज आ रहा है। ये दूसरा तरीका, अगर ये दोनों वैल्यू बढ़ने और घटने वाली सेम होती है तो आप करो कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करो बाई 100, और याद रखना हमेशा डिक्रीज होता है। अगर बढ़ने और घटने दोनों, एक बढ़ रहा है और घट रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है और दोनों सेम है, तो याद रखना हमेशा कम ही होगा, -1%, यानी कि कम हो रहा है। तो ये डिक्रीज बाई 1% आंसर सही हो जाएगा। अब देखो ये तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप लोग इसको डिफिकल्ट पक्का बना लोगे, और इसका मैं आपको इलाज भी बताता हूँ। If the sum of all the interior angle of a regular polygon is twice the sum of all its exterior angles, अच्छा जी, कहने का मतलब द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं इसका तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, ये बराबर है किसके, इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल इट्स एक्सटीरियर एंगल्स। एक मिनट, तो 180
and if the sum of interior angle of a regular polygon is twice the sum of all its exterior angles, twice the sum of exterior angle का सम हमेशा 360 होता है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये तो पहले ही 2 से कट गया, n-2 जो है वो 4 हो गया और n बराबर 6 हो गया। तो ये कितनी साइड का पॉलीगॉन है? 6 साइड का। 6 साइड का पॉलीगॉन हेक्सागन होता है। अब आप बोलोगे इनमें से कोई एक होता और हमें नहीं पता होता, हमें नहीं मालूम, डेकागन, नैनोगन, ऑक्टागन, नहीं पता। पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ ऐसा लिख के आ जाए तो हमको नहीं पता, तो भाई मैं उनको बता दूं जिनकी हिंदी ठीक है, जो हिंदी में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, चुपचाप हिंदी वाले सेक्शन में चले जाके पढ़ लेना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा अगर आपने थोड़ा ढंग से हिंदी सीखी है, जानते हो तो। जिनकी मदर टंग हिंदी है उनको शायद प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इधर कहीं फंसते हो कभी भी, हमेशा हिंदी सेक्शन में एक बार जाके देखो, शायद वहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। ठीक है, आंसर 6 है, तो हेक्सागन है वो। ओके, इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने किया भी होगा। बाईसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रेवोल्यूशन, 5000 रेवोल्यूशन मारता है ये 11 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो 5000 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में ये 2πr डिस्टेंस कवर करता है, और ऐसे 2πr डिस्टेंस ने कितनी बार कवर किया? 5000 बार। और ऐसा करके इसने कितना दूर गया? 11 किलोमीटर गया, है ना? 11 किलोमीटर गया है ये ऐसा करने पर। अब जरा आप ही समझो, यहाँ पे पाई जो है 22/7 लेने को बोलता है, तो 22/7 ले लो, और रेडियस निकालना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द व्हील इनटू 5000, और क्या करो, देखो आंसर सेंटीमीटर में, तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, सबसे पहले तो मीटर में बदलो, 11,000 ये हो गया मीटर में, और 2 0 सेंटीमीटर में, 1 2 3, 1 2 3, और देखो 5 2 जा 10 होता है, तो 1 0 और कम। तो अब आपको क्या दिख रहा है? यहाँ थोड़ा साफ साफ कर लेते हैं, ये आ गया 110। अब ये जो है 11 10 जा आता है, और ये 11 2 जा आता है, फिर से ये 5 से कट जाएगा, तो आर की वैल्यू तो आपको 35 सेंटीमीटर होती हुई दिख रही है। आंसर हो गया बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छोटी मोटी गड़बड़ हो तो प्लीज़ इग्नोर करना यार। हाँ, कुछ लोग भी बोलते हैं अरे ये हो गया वो हो गया, अरे ठीक है यार, इतने बड़े हो गए, और थोड़ी छोटी मोटी गलती तो आप पढ़ाते लिखाते हो अगर थोड़ा बहुत, तो आपको समझ में आएगा कि छोटी मोटी गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी 6 टाइम एंगल सी, देन ए और सी का वैल्यू कितना होगा? कोई नहीं, कर लेते हैं। तो देखो ऐसे में क्या करो, पहले तो इसी को ही लिख लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज थ्राइस ऑफ एंगल बी इज 6 टाइम्स एंगल सी। अब देखो पूरे को इसके एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं, एलसीएम 6 है, 3 2 3 और 6 का एलसीएम 6 है, उससे डिवाइड कर दो, ये 3 से गया, ये 2 से गया, ये तो पूरा ही गया, a/3 b/2 और एंगल c/1। आपको दिख रहा है ये 3:2:1 के रेशो में होता है। ठीक है, ये चीज़ काम करना आपसे। तो अगर 3 एंगल किसी ट्राइंगल के 3:2:1 के रेशो में, इसका मतलब इनका सम है 6 की वैल्यू यहाँ पर, इन तीनों का एंगल का सम 180 है, 6 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू होगी 30, 1 की वैल्यू 30 है, तो ये हो गया 30, 2 की वैल्यू हो जाएगी 60 और 3 की 90। अब ये पूछता क्या है? ए का और सी का जो है रेशो पूछ रहा है ना। तो देखो ए और सी 90 और 30 यानी कि 120 आएगा आंसर। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल। तो पेरीमीटर सर्कल का यानी कि 2πr होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और स्क्वायर इक्वल है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ द स्क्वायर? चलो कर लेते हैं। देखो एरिया पूछ रहा है, यानी कि πr² इज टू रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू स्क्वायर, ये आना, ये पूछ रहा है, तो ऊपर लिख दिया मैंने। तो 2πr बराबर किसके है? स्क्वायर का। ओके, 4a से। ठीक है, ये 2 से ये 2 हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा πr² और ये हो जाएगा 2a। ठीक है, सॉरी a πr इंटू
अब देखो मुझे चाहिए पाई आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसका दोनों तरफ कर देता हूँ स्क्वायर, ठीक है। आर और फाइंड करने के चक्कर में मत पड़ जाना कहीं। ये हो जाता है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो जाता है 4a स्क्वायर। समझ गए? अब देखो मुझे क्या चाहिए, ये पाई आर स्क्वायर चाहिए। यहाँ से काम करो, पाई आर स्क्वायर निकाल लो, बचा क्या, एक पाई बचा। और यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, 4 टाइम्स ए स्क्वायर मिल रहा है। मुझे इनका रेशो चाहिए ऊपर जो लिखा हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर यहीं रखो, ए स्क्वायर इधर ले आओ, और यहाँ आ जाएगा 4/पाई। आपको आंसर क्या दिख रहा है, 4/पाई। यही चाहिए आंसर, आ गया हमारा 4/पाई, यानी ऑप्शन डी। The length of the sides of a right angle triangle are consecutive even integer. Consecutive even integers हैं कौन? The length of the sides of a right angle triangle. Consecutive even integer 6, 8, 10 पता है आपको? मतलब कि अगर आपको 3, 4, 5 भी पता है ना तो भी चल जाएगा। क्यों? ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इवन नहीं है, याद रहे। इवन क्या करो, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 6, 8, 10, अब ये कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर है। अब बात बन जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6, 8 जा 48 इंटू 10 480। ये है हमारा आंसर। मल्टीप्लाई प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, क्योंकि थोड़ा तेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इट टचेज द साइड ए बी एंड ए सी एट एम एंड एन। तो एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना दिया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बना दिया गया है ए बी सी, ठीक है। थोड़ा तेज मैं कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ध्यान आप ज़्यादा दो इधर। इट टचेज ए बी एंड ए सी एट एम एंड एन, ठीक है। सेंटर है इसका ओ। तो ये बोलता है कि इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए इज 70, ए हो गया अगर 70, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम ओ एन, यानी कि ये इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप एक चीज बताओ मेरे को, ए एम ओ एन एक क्वाड्रिलेटरल है, ए एम ओ एन एक क्वाड्रिलेटरल है। अब आप बताओ ये 90 क्यों होगा, ये दोनों 90 क्यों होंगे? क्योंकि ये रेडियस है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट पे 90 बनाता है, ये दोनों 90 होंगे, है ना। अब एक ट्राइंगल में, एक क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल 90 90 यानी 180 हो गए, एक एंगल 70 है, तीसरा एंगल एक्स पता करना है 360, ठीक है। ये 180 और 70 होता है 250, 250, 250 इधर जाएगा माइनस 250 होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपको 110 साफ साफ दिखाई दे रही है, तो आंसर हो जाएगा एम ओ एन की वैल्यू 110। The sum of the squares of the sides of a right angle triangle are this. What is the length of the hypotenuse? कोई नहीं, अभी करते हैं, एक एक क्वेश्चन उड़ाते जाओ। हमेशा याद रखना एग्जाम में जो नहीं आ रहा छोड़ दो, ज़्यादा अपने ईगो पे मत लो। तुम्हें लगता है कि अगर कुछ ईगो हर्ट हो रही है तो फिर तो क्या ही करें। फिर तो आप जानते हो कि अगर ये 3 साइड हैं एक्स वाई जेड, तो एक हाइपर ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होती है ना। और ये बोलता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, 3 साइड का अगर सम स्क्वायर का कितने बराबर है, 8450 के बराबर है। तो हाइपोटेन्यूज बताओ। तो जरा आप ही बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो ये तो हो गया जेड स्क्वायर ये, और प्लस जेड स्क्वायर पहले से ही है तो ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर लिखो, ज़्यादा समझदारी है वो तो। 8450, तो जेड स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये हो गया 225। तो जेड स्क्वायर जो है 4225 है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ना तो आंसर 50 होने वाला है ना तो आंसर 60 होने वाला है। अब आप ये मत पूछना क्यों। अब सबसे पहली बात तो z जो है ये अंडर रूट ऑफ 4225 है। एक है 55 का स्क्वायर, एक है 65 का स्क्वायर, देखते हैं इसमें से कौन सा है। मैं आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में, 55 का स्क्वायर जो है वो बड़े आराम से निकल सकता है, जो भी नंबर 5 से एंड होता है। उसके लिए एक आप एक काम करो, यहाँ लिखा आपने 5, यहाँ लिख लो 25। अगला नंबर है 5, ठीक है, अगला नंबर है 5। जब ये आपने देखा 5 है तो 5 के बाद आता है 6, और 6 और 5 का मल्टीप्लाई करो तो आता है 5 6 जा 30। तो इसका स्क्वायर तो 3025 आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर ये भी नहीं है, आंसर है 65। और 65 का मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये 5 से एंड हो रहा है तो 25। याद रहे ये सिर्फ 19 से करना,
जो 5 से एंड हो रहे हैं, सबके साथ काम नहीं चलेगा इसका। और 6 है, बचा हुआ नंबर 6 है, 6 के बाद आता है 7, 7 6 जा 42, 4225, यही है हमारा आंसर। तो ये आ गया 65 सेंटीमीटर। आंसर हो गया डी। ए ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल एरिया एंड इक्वल बेसिस। तो आपको तो मैं एक चीज़ बता दूं कि एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल इस तरह से अगर बने हुए हैं, ठीक है, इनके बेस तो सेम है, इनके बेस तो सेम है, ठीक है, बट इनका बेस सेम है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ABCD, इसको ये ले लो, ये होता है B इंटू एच, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ये हाफ इंटू B इंटू एच होता है। तो आपको यहीं पे ही दिख रहा होगा, क्योंकि बेस सेम है और हाइट सेम है, तो हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल आधा होता है पैरेललोग्राम के एरिया से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोलता, यहाँ ये बोलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल है इक्वल एरिया इक्वल बेस। बेस इक्वल है, ये बेस जो है ये बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एरिया भी इक्वल है। अब एरिया इक्वल तो तभी होगा जब ये एच, इस एच को मैं मान लो इस ट्राइंगल का एच है ना, ये जो एच है ये स्मॉल एच इज ट्वाइस ऑफ कैपिटल एच, ये बनेगा तभी बात बनेगी, है ना। क्या लिख रहा हूँ यार मैं, एच जो है वो ये आएगा तभी बनेगी बात, नहीं तो वही गड़बड़ है फिर तो। क्योंकि एरिया इक्वल कब होगा, जब मैं इसको एच को, मैं इसको ट्वाइस ऑफ एच लिखूँ तो 2 से 2 गया। अब आपको B इंटू एच और B इंटू एच यहाँ दिख रहा है, तो एरिया इसको तभी होगा इक्वल जब ट्राइंगल का हाइट जो है वो डबल होगी पैरेललोग्राम के हाइट से। तो ये बोलता है इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज के टाइम्स द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज के टाइम्स द एल्टीट्यूड ऑफ व्हाट कॉल्ड पैरेललोग्राम, तो आपको साफ दिख रहा है आंसर बी है, ठीक है। कुछ गलती हो तो बताना। AD is the median of triangle ABC. P is any point on AD. Okay, but and then which of the following is correct? AD is median triangle ABC. इस तरह से मैंने ट्राइंगल बना दिया ABC। तो AD मीडियन है, P is any point on AD, P एक पॉइंट है AD पर, which of the following is correct? PAB is greater than PAC, PAB। अब यार एक चीज़ समझो आप, ABD का एरिया बराबर होगा ADC का एरिया, क्यों, क्योंकि AD एक मीडियन है। अच्छा, ट्राइंगल BPC में घुसो तो BPD का एरिया और PDC का एरिया ये भी बराबर होगा। जब इस पूरे का एरिया, मान लो ये देखो, ये इस पूरे का एरिया कॉरस्पॉन्डिंग राइट साइड वाले ट्राइंगल से इक्वल है, और ये इसका एरिया इससे इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो भाई एक चीज़ मुझे बताओ, एक चीज़ मेरे को बताओ, मैं इस बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करूँगा तो बचेगा ये एरिया और ये एरिया, मतलब मैं इन दोनों को माइनस करूँ, इन दोनों को माइनस करूँ, तो आप ही बताओ एरिया PAB इक्वल टू एरिया PAC आएगा, मतलब दोनों एरिया बराबर आएंगे। ये बोलता है ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल बिल्कुल, 1/4 नहीं है, हाफ नहीं है, इक्वल आएगा बस। आंसर बी है, ठीक है। एक बार करके देखो तब पता चलेगा, करो। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, 2 3, चलो मैं पहले इसको लास्ट में करूँगा, ठीक है। उसको समझने वाले बच्चे रुकेंगे। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ट्राइंगल ABC, ओके, सी पे राइट एंगल्ड है, कभी भी याद रखना कहाँ पर राइट एंगल्ड है वो ज़रूर देख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बोलते हैं P भी एनी पॉइंट ऑन AC, P एक पॉइंट है AC पर, Q कोई भी पॉइंट है BC पर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? AQ स्क्वायर, AQ मतलब ये है, प्लस BP स्क्वायर ये है, BP स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर
प्लस पी क्यू स्क्वायर, बिल्कुल ये सही है, ये बिल्कुल सही है। आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, आप कुछ मत करो, मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ। ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर होता है, ठीक है। क्यों? राइट एंगल ट्राइंगल है। उसी तरह से अगर मैं इसमें बी पी का स्क्वायर जोड़ दूँ तो बी पी स्क्वायर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। बी पी कहाँ है? बी पी कहाँ है? ये है बी पी, बी पी, ठीक है। बी पी क्या है? पी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये कर लो। अब आप मेरे को बताओ, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या? ए बी स्क्वायर है। अब आप ही खुद ही बताना है, इसके लिए मैं क्या बताऊँ, आप कुछ बोलो। उसी तरह से सी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर होता है। तो आप बताओ क्यों? इतना मुश्किल नहीं है कुछ ये। तो भाई पहली चीज़ तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है ए बी इज ट्वाइस ऑफ पी क्यू, ए बी कहाँ है? ए बी इज ट्वाइस ऑफ पी क्यू। तो भाई ये तो गलत बात है, बिल्कुल नहीं। अगर पी मिड पॉइंट होता, पी और क्यू दोनों मिड पॉइंट होते, तब तो ये बात सही होती। ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात कही है, क्योंकि पी भी एनी पॉइंट बोलता है, मिड पॉइंट नहीं बोलता, ठीक है। तो मिड पॉइंट नहीं बोलता तो बस बात खत्म, सिर्फ एक ही सही है, वन इज करेक्ट। Four circular coin of equal radius are placed with their centers coinciding with the four vertices of a square। एक स्क्वायर है, इस तरह से कॉइन है, बिल्कुल भी बढ़िया कॉइन नहीं है, माफ़ करना मेरे को, ऐसी है ड्राइंग, ठीक है। इस तरह से कॉइन है, each coincide with the other, the uncovered area is 42, then what is the radius। तो ये बोल रहा है कि इससे इसको जोड़ दिया, इस तरह से हर वर्टेक्स पे एक सिक्का है, और ये एरिया, ये अनकवर्ड एरिया जो है ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। अब देखना ध्यान से करना क्या है। इसका रेडियस आर होगा, इसका रेडियस भी आर होगा, इसका मतलब जो साइड है स्क्वायर की वो 2r होगी, और 2r ही लो, ठीक है। 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो 4 टाइम्स 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल आपको इनडायरेक्टली पूरा पूरा सर्कल ही दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर ही दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर के एरिया में से सर्कुलर एरिया माइनस करना है, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या है? 2r रेडियस लेके, याद रहे 2r का होल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, माइनस सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात है। तो 2r, r कितना है? नहीं दिया, अच्छा इसकी वैल्यू 42 दी है। अब आप ही बताओ, ये हो गया 4r स्क्वायर माइनस पाई यानी 22/7 का r स्क्वायर, और ये 42 है, ठीक है। r स्क्वायर लो कॉमन, 4 माइनस 22/7, ये आ गया 42। अब ये कितना होगा? 28 6/7, तो r स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर इंटू 6/7 बराबर 42 हो गया। ये इससे 7 से जाता है, आर स्क्वायर दिख रहा है आपको 7 इंटू 7, आर आ गया 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच कॉइन? आंसर बी। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट? ये शायद आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। मैंने भी इसको किया एक बार, नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में, तो ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर? What is the area of the segment of a circle with radius r? सेगमेंट आप समझते हो, ये तो है एक सेक्टर पूरा का पूरा, लेकिन इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इस एरिया को आप एक सेगमेंट कहोगे, ठीक है। ये एक सेगमेंट का एरिया है, ये है रेडियस r, ये है रेडियस r। सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर, ये है थीटा एट द सेंटर, कोई नहीं, बिल्कुल सही है। अब आप ही देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का मतलब है पूरा पूरा, ये एक मिनट, हाँ,
कैसे दिखाऊं, कोई हल्का रंग ले लेते हैं ये। अब इसमें आप देखो, ये पोर्शन पूरा सेक्टर है, ठीक है, वो पोर्शन पूरा सेक्टर है, और ये पोर्शन पूरा ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये पोर्शन ट्राइंगुलर है। तो इसी में ही अगर मैं माइनस कर दूं, किसको किससे, मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ सेक्टर को, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करूं, तो मुझे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ध्यान से देखो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है सेक्टर का एरिया। आप लोग थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पता होगा। अब कुछ लोग ट्राइंगल के एरिया से परेशान होंगे, अब आप बोलोगे, अब आप क्या करोगे, इसको √3/4 ए स्क्वायर लगा दोगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आप मान लोगे। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। अगर ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि ये ए ओ बी ट्राइंगल इक्विलेटरल है, बिल्कुल नहीं लिखा गया है। और नहीं लिखा है तो आप मानोगे भी नहीं। तो आप हमेशा याद रखना, हाफ बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का एरिया होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये हाइट है, ये बेस है, तो हमेशा याद रखना हाफ बेस इंटू हाइट साइन थीटा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। और ये थीटा क्या है, इस बी और एच के बीच का एंगल। यहाँ 90 होता है तो साइन 91 होता है, इसलिए हम इसको कभी नहीं लिखते, ये हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये फॉर्मूला काम आता है। इसको इस पोर्शन में क्या होगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर, ये आर, ये आर, और इनके बीच का एंगल है थीटा, इंटू साइन थीटा। समझ गए, ये तो हो गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ से आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, आर स्क्वायर, अंदर बचेगा थीटा बाई 360, और ये हो गया पाई माइनस हाफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन थीटा। अब देखो कहीं पे भी ऑप्शन में, कहीं पे भी ऑप्शन में आपको पाई नहीं दिख रहा होगा, और ना ही आपको 360 नीचे दिख रहा होगा। तो इसका मतलब आपको ये दिमाग में लगाना है कि भाई बंदे ने रेडियन में कर लिया सब कुछ, मतलब कि इस पाई बाई 180 को रेडियन लिख लो बस, वही एक जो रेडियस है वो रेडियन में आ रहा है। तो अगर मैं पाई बाई 180 करना चाहूँ तो ये 360 को इंटू 2 करना पड़ेगा। अब देखो नीचे क्या बन गया, 180 इंटू 2 360 आ गया, मैंने कुछ नहीं छेड़ा। अब ये क्या है, ये 1 हो जाएगा अपने आप में, 1 रेडियन है ना, ये 1 रेडियन हो जाएगा, और इसको हटाओ, इसका अस्तित्व मिटा दो। अब आपको दिख रहा होगा हाफ भी कॉमन है, हाफ भी निकाल लो बाहर, यहाँ बचेगा थीटा और यहाँ बचेगा साइन थीटा। अच्छा, आपको पता होगा साइन 2 थीटा जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन अगर मैं ये 2 हटा दूँ, सिर्फ थीटा लिखूँ, तो थीटा बाई 2 और यहाँ पे भी बाई 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। समझ रहे हो कौन सा ऑप्शन है ये, शायद बी है, देख लो एक बार, बी है बिल्कुल। तो आई होप आपको ये आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। देखते हैं अब अगला वीडियो कब लाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे, समय बहुत कम है आपके एग्ज़ाम के लिए, मैं भी थोड़ी बहुत मदद कर रहा हूँ। जो जो क्या बोलते हैं, जियोग्राफी क्यों बोल रहा हूँ मैं, ज्योमेट्री का है, जो कुछ भी बन पड़ रहा है मैं दे रहा हूँ, और जो भी कुछ होगा मैं आपको बिल्कुल दूंगा। ओके, चलो ओके।